सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्प्लीटली इस बुक की समरी जो है वो हम यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, द न्यू ताओ ऑफ वॉरेन बफेट। तो ये बुक अभी मेरे पास यहाँ पे है, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे भी। तो ये बुक का अंदर जो हमारे पास 135 जितने जो गुरु मंत्र जिसको हम बोल सकते हैं, जो हमने यहाँ पे सीखने हैं अभी वॉरेन बफेट से, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे वॉरेन बफेट ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कैसी कंपनी आपको बाय करनी है, कैसी कंपनी से आपको अवॉइड करनी है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, एआई का क्या इम्पैक्ट होगा हमारे ह्यूमन बिहेवियर पे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस जो है वो किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा तो होगा, क्योंकि हम वन बाय वन यहाँ पे उनके जो मंत्र है उसके ऊपर हम यहाँ पे जाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर हम बुक के जो इनिशियली जो फर्स्ट फ्यू है, तो यहाँ पे चैप्टर्स हैं, तो हम चैप्टर्स पे ऊपर उतना फोकस नहीं करेंगे, हम सीधे ही मतलब लाइन में ही चलेंगे वन बाय वन। तो टोटल 135 यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अगर मंत्र है तो वो उन्होंने ऐसा बोला है कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, जैसे आप एक स्टॉक भी अगर आप खरीदते हो, तो आपको हमेशा ही ऐसा सोचना है कि आपने उस एक बिजनेस में आप ओनर हुए हो, पार्ट ओनर हुए हो, ऐसा आपको मानना है। और जब भी आप किसी कंपनी में लेट से इन्वेस्ट करना चाहते हो या ट्राई कर रहे हो वहाँ पे कि आप इन्वेस्ट करो या ना करो, तो वहाँ पे आपको ऐसा सोचना है कि जहाँ पे लेट से आपको पूरी कंपनी अगर आपको खरीदनी पड़े, मतलब जो वहाँ पे मार्केट कैप आपको दिख रही हो, अगर लेट से आपको पूरा का पूरा पैसा अगर आपको वहाँ पे जितना भी है वो लगाना पड़े, लेट से 1000 करोड़ की कंपनी है, तो अगर आप सोचो कि आप 1000 करोड़ पे वो कंपनी खरीदोगे, अगर आपका जवाब जो है वो हाँ है, तभी आपको उसका एक शेयर जो है वो आपको मिनिमम, लेट से अगर आपको खरीदना है तो वो एक शेयर आप खरीद सकते हो। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं पूरी कंपनी जो है वो नहीं खरीदूंगा, तो आपको उसमें एक शेयर भी नहीं लेना है, ऐसा यहाँ पे वॉरेन बफेट जी का मानना है। दूसरा है कि आपको क्वार्टर से क्वार्टर तक आपको नहीं देखना है। जब भी आप किसी कंपनी को एनालाइज करते हो तो आपको हमेशा 4-5 साल का अर्निंग का जो ग्रोथ है, अर्निंग का ग्रोथ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वही आपको देखना है। मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं, एनालिस्ट जो है, उनका भी फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर से क्वार्टर, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होगा या तो नेक्स्ट ईयर तक क्या होगा, बस वही क्वेश्चन जो है वो करते रहते हैं। फिर तीसरा उन्होंने यहाँ पे ऐसा बोला है कि जब भी वो इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जब वो बात करते हैं, एनालिस्ट लोगों से भी जब वो बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे भी यही चीज़ रहती है कि किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है कि नेक्स्ट 5 से 10 साल में कंपनी कहाँ पे जाएगी, कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है या तो सर्विसेज है कितनी इम्पैक्ट करेगी लोगों को, अपने शेयर होल्डर के लिए कैसे वेल्थ जनरेट करेगी, उसके बारे में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। बस लोगों को जानना है कि नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर में क्या होगा। फिर नंबर 4 पे उन्होंने ऐसा बोला है कि जब भी आप लेट से किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो लेट से आपने जितना भी आपके पास कैपिटल था वो आपने उस कंपनी के अंदर लगा दिया। अभी लेट से 10 साल तक अगर वो स्टॉक मार्केट जो है वो बंद रहेगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि कल प्राइसेस क्या होंगे, तब भी अगर आप ऐसी लेट से अगर आप इन्वेस्ट कर पाओगे, तभी मतलब माना जाएगा कि आपने रियली में उस कंपनी में बहुत सारा रिसर्च किया है, और तभी मतलब वो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो फ्रूटफुल होगा, और आपका माइंडसेट जो है वो भी ऐसा ही होना चाहिए। फिर नंबर 5 पे अगर हम यहाँ पे जाके देखें, तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है कि आपको अकाउंटिंग जो है वो आना चाहिए, आपको बैलेंस शीट जो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस वाला स्टेटमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी आनी चाहिए, तभी जाके आपको इन्वेस्टिंग जो है वो खुद से करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। यहाँ पे जैसे उन्होंने लिखा है कि अकाउंटिंग जो है वही बिजनेस लैंग्वेज है, तो इसलिए ये आपको आना चाहिए, मतलब बेसिक चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। तो फिर नंबर 6 पे उन्होंने बोला है कि जब भी किसी का इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो उसके पास 3-4 ऑप्शन रहता है। तो पहला है कि वो कैश, तो वो कैश जो है वो अपने पास रख सकता है, जब भी उसको लगे कि मार्केट में भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है तभी वो इन्वेस्ट करे, तो ये है पहला ऑप्शन। दूसरा है कि वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में भी वो इन्वेस्ट कर सकता है, और तीसरा है कि स्टॉक्स में भी वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो रख सकता है। तो इस तीनों में भी जो प्रेफर्ड ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि स्टॉक्स जो है, और ऐसा रिसर्च भी सजेस्ट करते हैं कि स्टॉक्स जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में बॉन्ड को और बाकी जितने भी एसेट क्लासेस है उसको वो आउट परफॉर्म करता है, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। फिर अगर 7वें नंबर पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि स्टॉक जो है वो बाकी के एसेट क्लास जो है उसको वहाँ पे वो आउटफॉर्म करेगा। बट अगर लेट से अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको इन्वेस्टिंग में इतना आइडिया नहीं आता है, तो आपको सिंपल, मतलब अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट के बारे में अगर वो बात करें, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि सिंपल एक ETF ले लो। मतलब हमारे केस में अगर हमें लेना है तो निफ्टी 50 का जो ETF आता है वो सिंपल आप वही ले लो, या तो निफ्टी 50 का जो लो कॉस्ट जो एक म्यूचुअल फंड आता हो डायरेक्ट, वहाँ पे आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो,
ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। लेट्स से अगर आपको कुछ भी इन्वेस्टिंग वगैरह में इतना आइडिया नहीं आता है तब की बात है। फिर अगर नंबर 8 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको कभी भी जो अच्छा बिजनेस है, वंडरफुल बिजनेस है, उसको आपको कभी भी मतलब जो आप लेट्स से अगर आप प्राइवेट बिजनेस अगर आप कर रहे हो और वो आपको लगता है कि वो कंटिन्यूअसली कैश जनरेट कर रहा है, अच्छा खासा ROE ROC का नंबर जो है वो जनरेट कर रहा है, तो आपको वो कभी भी बेच के आपको स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, ऐसा यहाँ पे वॉरेन बफेट जी का मानना है। फिर अगर नंबर 9 पे अगर हम देखें तो उन्होंने एक एडवाइस ऐसा दिया है कि आपको फ्रूगल बनना है, मतलब और वहाँ पे जो पैसा आपका आता है, जो भी आपका पैसे का जो सेविंग होता है उससे आपको मार्केट में लगाना है, इन्वेस्ट करना है। बट यहाँ पे आपको इतना भी फ्रूगल नहीं होना है कि जहाँ पे आप कुछ भी ना करो, मतलब अच्छी चीज़ों के ऊपर या तो कुछ अच्छा खाना है उसके ऊपर भी अगर आप स्पेंड नहीं कर रहे हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए, आप ट्रैवल भी नहीं कर रहे हो, आप वैसा भी आपको नहीं करना है। उन्होंने बोला है कि आपको ट्रैवलिंग कर मतलब ऐसा स्पेसिफिकली इनको बुक के अंदर नहीं बोला है, बट उन्होंने बोला है कि आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है उसके साथ आपको बाहर घूमने जाना चाहिए, आपका एजुकेशन के ऊपर भी आपको पैसा जो है वो लगाना है, ऐसा यहाँ पे उन्होंने बोला है। फिर नंबर 10 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ग्रेट बिजनेस वर्सेस ग्रेट मैनेजमेंट। अभी ये चीज़ जो है वो हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस की है और अगेन जैसे अभी बुक के अंदर आया है तो उनकी फिलोसॉफी के बारे में एक बार हम यहाँ से वापस से डिस्कस कर लेते हैं। और एक दो पॉइंट और है जो इस बुक में अंदर वापस से आने वाले हैं जिसको हम नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे उनका हमेशा ही एक चीज़ कहना था कि वो हमेशा ही ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कि जिसका जो बिजनेस का जो इकोनॉमिक्स है वो सुपीरियर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो कंपनी जो है कंपनी का बिजनेस जो है वो ठीक ठाक है बट कंपनी के मैनेजर जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, ऐसी कंपनी में वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो हमेशा ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कि जो अगर कोई इडियट भी आ जाए जिसको कुछ भी समझ नहीं आता है, अगर वैसा बंदा भी अगर वो बिज़नेस को रन करने आ जाए तब भी वो बिज़नेस सुपीरियर ही चलेगा, ऐसे बिज़नेस में वो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। फिर नंबर 11 पे उन्होंने बोला है कि देयर इज़ ऑलवेज ट्रबल कमिंग, मतलब ट्रबल मतलब अपॉर्चुनिटी, कि हमेशा ही मार्केट में जैसे यहाँ पे बुक के अंदर भी मेंशन है कि हर 5-10 सालों के आसपास में कोई एक अपॉर्चुनिटी आती है कि जब स्टॉक मार्केट जो है वरना ऊपर से धड़ाम से गिरता है, और वही टाइम है, वही ब्लैक स्वान वाला इवेंट वाला जो टाइम है कि आपको पैसा जो है वो लगाना है, ऐसा यहाँ पे उन्होंने बोला है। फिर नंबर 12 पे उन्होंने बोला है कि जब भी टेम्पररी ट्रबल आती है किसी कंपनी में या तो लेट्स से ओवरऑल इकोनॉमी में और उसकी वजह से अगर स्टॉक प्राइसेस नीचे आते हैं देन यू नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट टेम्पररी ट्रबल, ये यहाँ पे उन्होंने बोला है। फिर उनका 13वां उनका जो गुरु मंत्र है यहाँ पे वो उन्होंने बोला है कि आपको एक चीज़ हमेशा से ही सीखनी है कि आपको बिजनेसेस को कैसे वैल्यू करना है, वो चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी बोला है कि आपको जो इकोनॉमी है उसका स्टेट क्या है, मतलब उसके ऊपर उतना फोकस नहीं करना है, ऐसा यहाँ पे उन्होंने बोला है। और जब भी इन्वेस्टर जो है वो पेसिमिस्टिक फील कर रहे हैं तो ऐसे टाइम पे थिंग्स आर चीप, तो उसी टाइम के आपको जो है वो पैसे लगा देना है। फिर अगर हम नंबर 14 के ऊपर अगर हम यहाँ पे जाए तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में यहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस किया है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो उनका जो फिलोसॉफी है वो क्या है कि पहले वो क्या करते थे कि वो मतलब एकदम ही मतलब जो बुक वैल्यू से भी नीचे वाली जो कंपनी होती थी उसमें वो इन्वेस्ट करते थे और जैसे ही वो कंपनी बुक वैल्यू के अराउंड आ जाती थी तो वहाँ से वो एग्जिट कर लेते थे। बट धीरे धीरे जब चार्ली मंगर उनसे मिले और उनकी फिलोसॉफी में कुछ चेंजेस आए तो वहाँ पे उनका जो पहला चेंज ये था कि आपको अच्छी कंपनी जो है वो फेयर प्राइस पे खरीदना है, ना कि एक मीडियोकर कंपनी मीडियोकर बिजनेस एक बहुत ही चीप वैल्यू पे खरीदना है। ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, अगर ना समझ में आए हो तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, ये एक चीज़ हमें यहाँ पे सीखनी है। फिर उन्होंने बोला है नंबर 15 के अगर हम यहाँ पे बात करें तो उन्होंने बोला है कि आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है कि जिसका कुछ मोट्स हो। अभी मोट मतलब कि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिसको हम बोल सकते हैं, बट यहाँ पे भी उन्होंने एक चीज़ और भी बोला है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो ठीक है बट वो जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो ड्यूरेबल भी होना चाहिए। ड्यूरेबल मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग, मतलब वो बहुत ही सालों तक, मतलब आने वाले बहुत सालों तक वो जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो चलेगा। ऐसी कंपनी में ही आपको इन्वेस्ट करना है, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। फिर नंबर 16 पे अगेन आई थिंक वो रिपीटेशन ही है कि जहाँ पे वो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में वो बात करते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें नंबर 17 के ऊपर तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है कि आपने देख लिया कि बिजनेसेस विथ ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो आपको बाय करना है, प्लस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी गुड और ऑनेस्ट होना चाहिए।
फिर तीसरा है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो फेयर होना चाहिए या तो चीप होना चाहिए। और फाइनली उनका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि वो जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो ऐसा बिजनेस हो कि जो सिंपल या तो ईजी टू अंडरस्टैंड हो। मतलब ऐसा ही बिजनेस जिसके बारे में वॉरेन बफेट जी को भी कुछ आइडिया है और वहाँ पे वो जाके देख सकते हैं, ऐसे ही बिजनेसेस में वो इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल उनका जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोल सकते हैं वो है कोका कोला में। तो कोका कोला में मतलब ऐसा कुछ भी वो ऐसा चीज़ मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए समझने को। सिंपल एक एफएमसीजी टाइप ऑफ बिजनेस है कि जो बहुत सालों से अभी तक चल रहा था और फ्यूचर में भी वो बहुत सालों तक चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट है नंबर 18 पे कि जहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक मोट क्या होता है। तो मोट का एक एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दिया है कि बीइंग अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर इज ऑल्सो अ मोट। मतलब यहाँ पे अगर इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हमें देखना है तो अगेन नो रिकमेंडेशन ये, तो डीमार्ट जो है वो एक लो कॉस्ट प्रोड्यूसर या तो हम बोल सकते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो हमें प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ही लो कॉस्ट मतलब जितना हो सके उतना वो लो कॉस्ट वो करता है। तो वो भी एक मोट है इनके हिसाब से, वॉरेन बफेट जी के हिसाब से। फिर अगर हम 19 नंबर के ऊपर अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि गुड कंपनीज कैन मेक यू वेल्थी इफ़ यू नो व्हाट दे आर गोइंग आफ्टर। मतलब आपको ये एक चीज़ ये समझ में आना चाहिए कि आप मतलब अगर लेट से अगर आपने अच्छी कंपनी से अगर आपने परचेस कर ली है तो वो नीश सेगमेंट के अंदर भी वो अच्छा खासा वेल्थ जो है वो अपने शेयर होल्डर के लिए वो क्रिएट कर सकती है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है अमेरिकन एक्सप्रेस का, बट अगर हम डिटेल में जाएंगे तो वीडियो जो है वो बहुत ही लंबा खींच जाएगा। फिर आइए स्टार्ट करते हैं नंबर 20 के ऊपर। फिर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि लेट से अगर आप स्मार्ट हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर लेट से आप डम हो तो आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो उसका आपके पास कोई यूज़ नहीं होगा। ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर उन्होंने बोला है कि नंबर 21, तो उन्होंने ऐसा बोला है कि अब नंबर यहाँ पे उन्होंने बायसिस के बारे में बात किया है कि आपको अपने जो ब्लाइंड स्पॉट्स है वो आइडेंटिफाई करने हैं और उसको रिड्यूस करने हैं, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमें भी नहीं पता है अपने बारे में, और ऐसे सिचुएशंस में हमें जो चीज़ हमें नहीं पता है पहले तो वो जानो कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं पता है, और एटलीस्ट ट्राई करो कि ऐसी सिचुएशंस में या तो ऐसी कंपनीज में हम कंप्लीटली अवॉइड करें इन्वेस्ट करना। फॉर एग्जांपल फार्मा कंपनीज जो है वहाँ पे अगर मुझे इतना आइडिया नहीं है, जस्ट इन हाइपोथेटिकल सिनारियो, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं फार्मा के सेक्टर के अंदर लिटल टू ज़ीरो में अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो रखूँगा। तो उस तरह से आपको अपने जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो आपको फाइंड करने हैं। फिर 22 नंबर पे उन्होंने बोला है कि हमें हमेशा से एक चीज़ करना है कि हमें इन्वेस्ट पहले करना है, हमारा खर्चा जो है वो जितना भी पैसा जितना भी कैपिटल बचता है उसमें से करना है, और ये तो एक जनरल एडवाइस है जो हम सबको ही पता है। फिर नंबर 23 पे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मेरी जितनी भी अभी तक की सक्सेस है वो मेजोरिटी बिकॉज ऑफ लक है। दूसरा है कि मैं अमेरिका में मतलब राइट टाइम पे वहाँ पे मेरा जन्म हुआ, और मतलब मुझे समझ में आ गया कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो क्या होता है। वो सारी चीज़ों की वजह से अभी तक की जो मेरी सक्सेस है वो उसी की वजह से है, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। फिर नंबर 24 पे उन्होंने बोला है कि वैल्यूएशन जो है वो आपको हमेशा ही देखना है। मतलब लेट्स से अगर आप बिजनेस स्कूल में अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा ही ध्यान में रखनी है कि आपको ये चीज़ आना चाहिए कि आपको कोई भी बिजनेस हो तो उसको वैल्यू कैसे करें, और दूसरा है कि आपको स्टॉक मार्केट जो ऊपर नीचे होता है उसके बारे में आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो भी आपको जानना है। मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है उसको अपने एडवांटेज के लिए हमें यूज़ कैसे करना है वो भी हमें साथ में सीखना है। फिर नंबर 25 अगेन वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग कि उन्होंने बोला है कि जब भी हम इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं ना तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको इमोशन लेस हो जाना है। मतलब बाकी की लाइफ में हम इमोशन हमारे लाइफ में हो सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग वहाँ पे इमोशन के लिए कोई भी जगह नहीं है। एक चीज़ हमें ये याद रखनी है, और इमोशन के लिए हमने पूरा इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0 का एक बुक भी हमने यहाँ पे डाला है, तो उसका भी आप समरी जाके देख सकते हो। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें नंबर 26 के ऊपर, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जब भी हमें इंटरेस्ट रेट के बारे में हम बात करते हैं तो हमें लेट से जब भी हम वैल्यू करना चाहते हैं किसी बिजनेस को तो वहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट का जो फैक्टर है वो हमें हमेशा ही ध्यान में रखना है। और ये सेम चीज़ एक्सप्लेनेशन के साथ नंबर 27 पे भी दिया है जिसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। फिर है नंबर 28 पे,
तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि आपको वेट करना है अपॉर्चुनिटी के लिए। कैसी अपॉर्चुनिटी? जैसे 2008 का जो क्राइसिस आया था, फिर कोविड में जो क्रैश आया था, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ में आपको पैसा लगाना है, बट उसके लिए आपको वेट करना होगा, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। फिर नंबर 29 पे उन्होंने बोला है कि जब भी ऐसी ब्लैक स्वान वाली इवेंट आती है और मार्केट बहुत ही ज़्यादा क्रैश हो जाते हैं, पेसिमिज्म चारों ओर होता है, उस टाइम पे आपको ट्रक लोड करके मतलब पूरा जो है जितना भी आपके पास कैपिटल है सारा का सारा डाल देना है, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। फिर नंबर 30 पे उन्होंने बोला है कि हमेशा ही मतलब जैसे मैंने पहले बोला था कि ये पॉइंट आने वाला है कि मीडियोकर बिजनेस अगर एक्सीलेंट मैनेजमेंट से भी अगर वो चल रहा है ना, तब भी वहाँ पे आपको पैसा नहीं लगाना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 31 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कोट जो इनका बहुत ही फेमस है कि स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम दी इनपेशेंट टू दी पेशेंट। मतलब कि यहाँ पे जो बंदा पेशेंट होगा, आराम से उसने इन्वेस्ट करके जो आराम से बैठा है, उसके पास आज नहीं तो कल वो अपनी वेल्थ बना लेगा। जबकि कोई बंदा जो इम्पेशेंट है, जो एक स्टॉक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वहाँ पे अगर वो जंपिंग कर रहा है ना, तो वहाँ से वो जो उसकी वेल्थ है, वो जो बंदा पेशेंट है उसके पास चली जाएगी। फिर नंबर 32 के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला है कि हमें मार्केट के अंदर ये जो प्रिडिक्शन वाली गेम है, फोरकास्टिंग वाली, उसको कम्प्लीटली हमें अवॉइड करना है। वहाँ पे हमारा टाइम एनर्जी हमें वेस्ट नहीं करना है। और अगर आप हमारी चैनल को बहुत ही केयरफुली अगर आपने फॉलो कर रहे हो तो हमने व्हाट आई लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन जो पुलक प्रसाद जी ने लिखी थी, वहाँ पे भी हम सेम फिलोसॉफी जो है वो हमने वहाँ पे देखी थी। तो आप वो वीडियो की जो पूरी सीरीज़ है वो भी आप एक बार रेफर करोगे तो आपको समझ में आएगा। फिर नंबर 33 यहाँ पे ये है कि द बेस्ट टाइम टू डिप्लॉय कैपिटल आर व्हेन थिंग्स आर गोइंग डाउन। अगेन सेम चीज़ जो है अभी हमने थोड़ा डिस्कस किया कि जब मार्केट में चारों तरफ ब्लड बात चल रहा है, उसी टाइम पे आपको इमोशन जो है उसको साइड में रखते हुए आपको कैपिटल जो है वो इन्फ्यूज़ करना है अच्छे स्टॉक्स में, अच्छी चीप वैल्यूएशन के ऊपर। फिर नंबर 34 पे उन्होंने बोला है कि प्रिडिक्शन नहीं करना है, फोरकास्टिंग नहीं करना है, आपको क्या करना है, पिक दी राइट बिजनेस एट दी राइट वैल्यूएशन, ये चीज़ आपको करनी है। नंबर 35 कि उन्होंने ऐसा बोला है कि जब भी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, ऐसे टाइम पे अगर लेट से मार्केट नीचे आया है तो आपको वहाँ पे बाइंग करनी है, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। फिर है नंबर 36 कि स्टॉक मार्केट जो है उसकी जो कलेक्टिव साइकोलॉजी है वो इमोशन पे चलती है, बट अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो आपको इमोशन लेस होना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा खासा पैसा जो है वो बना पाओगे। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट है 37 पे कि जहाँ पे आपको ऐसे ऐसे स्टॉक्स या तो कंपनीज आपको चूज़ करनी है, बाय करनी है कि जो कम्प्लीटली मिस प्राइस्ड है। मतलब बहुत बार अच्छी कंपनीज जो होती है ना, वो भी प्राइस टू सेल्स अगर हम रेशियो अगर वहाँ पे देखते हैं या तो ईवी टू सेल्स, तो हमें वहाँ पे वो जो कंपनी पूरे साल में जितना सेल्स कर रही है उससे भी कम मार्केट कैप पे ऊपर हमें वो पूरी की पूरी कंपनी जो है वो मिल रही है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वैल्यूएशन के जो पैरामीटर्स होते हैं उसके बेस पे हमें पता चलता है कि वो अंडर वैल्यूड है, चीप है, क्या है। ऐसे टाइम पे आपको जो है वो मिस प्राइस शेयर्स जो है अच्छी कंपनी में बाय करने हैं। फिर 38 में भी सेम चीज़ यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। 39 पे यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है कि हमें ऐसे बिजनेसेस बाय करने हैं कि जहाँ पे चेंज बहुत नहीं होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से एफएमसीजी बिजनेस, तो लेट्स से अगर हम बिस्किट का अगर कोई बिजनेस का अगर हम बात करते हैं तो अगर वो बिस्किट का अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ पे लेट्स से अगर एआई भी आ जाता है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो बिस्किट अगर लेट्स से अगर किसी को भूख लगी है और उसको वो खाना है तो वो कंज्यूम करेगा, मतलब वहाँ पे एआई जो है वो कुछ नहीं कर सकता। तो वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये एक चीज़ हमें याद रखनी है। और वो जितने भी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे वो एक चीज़ हमेशा ही याद रखते हैं कि बिजनेस का जो डिस्क्रिप्शन का जो चांस है वो बहुत ही कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा कि कोको कोला, तो कोको कोला में डिस्रप्शन का चांसेस जो है वो नेक्स्ट टू ज़ीरो है। फिर अगर हम नंबर 40 पे अगर हम देखें तो उन्होंने बोला है कि आपको आपकी जो इन्वेस्टिंग का जो सक्सेस है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट बिजनेस एट राइट प्राइस। मतलब चाहे बिजनेस कितना भी अच्छा हो बट अगर उसका वैल्यूएशन अगर सही नहीं है तो आपका इन्वेस्टिंग का सक्सेस जो है वो सही नहीं रहेगा, आपका जो इन्वेस्टिंग का जो रिटर्न है वो अच्छा नहीं होगा, चाहे आपने कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना खरीद ली हो। ये एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने बोला है। फिर है नंबर 41
तो यहाँ पे अभी हम वैल्यूएशन के बारे में अगर हम थोड़ा बात करें तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, बट अगर वैल्यूएशन सही नहीं है तो आपके लिए वो सही रिटर्न जनरेट नहीं करेगा, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। 42 पे उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप एक अच्छे बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट से अगर आपने प्राइस अगर दे दिया है तो वहाँ पे वो जो अच्छा बिजनेस था वो भी आपके लिए रिटर्न जनरेट नहीं करेगा, ऐसा यहाँ पे उन्होंने बोला है। नंबर 43 पे उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिकली जो हमारे इंडियन कंटेक्स्ट पे भी हम रिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जब भी कोई बंदा ऐसी बात करता है ना कि ये कंपनी जो है ना उसको प्राइस हमें देखना ही नहीं है, कोई भी प्राइस पे हमें ये कंपनी जो है वो उठानी है, उसका स्टॉक जो है हमें उठाना है, यहाँ से हमें दूर रहना है, ऐसा यहाँ पे उन्होंने बोला है। मतलब नो बाय एट एनी प्राइस, मतलब किसी भी कंपनी को किसी भी प्राइस पे नहीं खरीदना है, ये उनका यहाँ पे हमें कहना है। प्राइस मतलब वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बैड क्यों ना हो, ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। फिर उन्होंने ऐसा बोला है कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए। एक है कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर होना चाहिए। लेट्स से अगर कोई कंपनी है तो वो अगर उसके जो रॉ मटेरियल का अगर जो कॉस्ट है अगर वो इंक्रीज हो जाता है तो वो सक्सेसफुली अपने जो कंज्यूमर है उसको वो पास ऑन कर देना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी जो है वो उसके पास होनी चाहिए। ये है नंबर 1। फिर नंबर 2 है कि जहाँ पे कंपनी का जो वो कितना कैश जो है वो कंज्यूम करती है वो भी कम होना चाहिए, मतलब कैपिटल इंटेंसिविटी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो कम होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे उनका कहना है। ये था नंबर 44। अभी अगर लेट्स अगर हम नंबर 45 पे अगर हम जाए कि उन्होंने क्या बताया था, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वॉरेन बफेट जी ने भी एक टाइम ऐसा आया था कि जब उन्होंने जंक बॉन्ड भी खरीदा था और उस टाइम पे उसकी जो यील्ड थी वो समवेयर अराउंड क्या था 30 to 35% जितना वो यील्ड टू मैच्योरिटी था उसका। और मतलब ऐसा नहीं है कि वॉरेन बफेट जो है वो जंक बॉन्ड नहीं खरीदते हैं, बट वो एक प्राइस पे खरीदते हैं। मतलब ये उन्होंने जब ये जो बात अभी हम देख रहे हैं वो है समवेयर अराउंड कि जब 2002 में 9/11 वाला जो अटैक हुआ था और उसकी वजह से मार्केट्स जो थे वो अच्छे शेप में नहीं थे, तो उस टाइम पे उन्होंने ये चीज़ करी थी कि जब उन्होंने जंक बॉन्ड बाय किए थे और जहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा पैसा जो है वो अपने शेयर होल्डर के लिए बनाया था। तो यहाँ पे और अगर लेट से अगर हम नंबर 46 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जनरली वो ऐसा प्रेफर करते हैं कि पूरी की जो पूरी कंपनी है वही वो बाय कर ले। फॉर एग्जांपल सीज कैंडी था, फिर बॉक्सशायर था, तो ऐसे उन्होंने पूरे के पूरे जो इन्वेस्टमेंट थे पूरी की जो कंपनी थी वही सारी उन्होंने खरीद ली थी। बट हर जगह पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट्स से इन केस ऑफ एप्पल तो वहाँ पे उन्होंने कुछ परसेंटेज जो है वो खरीदा था। फिर इन द केस ऑफ कोक एज वेल तो वहाँ पे भी उन्होंने कुछ परसेंटेज जो है वो खरीदा था। और इसके पीछे के भी कुछ रीजंस है और लिमिटेशंस है। मतलब वॉरेन बफेट जो किसी कंपनी में डालते हैं तो वो 1000-2000 शेयर जो है वो नहीं लेते, वहाँ पे वो मिलियंस ऑफ शेयर्स जो वो परचेस करते हैं। और उसी चक्कर में क्या होता है कि जो प्राइजेस है वो बार्गेन जोन से एक अंडर वैल्यू तो नहीं बोल सकते बट एक फेयर वैल्यू या तो फेयर वैल्यू से भी ऊपर वो उस टाइम पे चले जाते हैं और उसी की वजह से वो जो है वो पूरी कंपनी जो है वो नहीं खरीद पाते हैं, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। फिर नेक्स्ट अगर हम चैप्टर देखें तो यहाँ पे अगर 47 नंबर का उनका रूल क्या है, और मतलब ये उनकी इनसाइट भी है कि जहाँ पे वो बोलते हैं कि जितने भी फंड्स हम देखते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो या दूसरे कोई फंड्स हो, तो वहाँ पे उनका जो ओरिएंटेशन रहता है ना वो मेजरली शॉर्ट टर्म यहाँ पे रहता है। और जैसे बुक के अंदर जो रिसर्च आई थिंक उन्होंने किया ही होगा, जैसे लिखा है कि इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट अप टू 90% ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट फंड्स आर शॉर्ट टर्म फोकस। सोचो, तो इसीलिए ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। नंबर लेट्स अगर हम नंबर 48 के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो बहुत सारे जो फंड्स होते हैं ना कि जो कंटिन्यूअसली रीबैलेंस करते रहते हैं इक्विटी बॉन्ड्स में या तो गोल्ड में, तो वहाँ पे वो ऐसा बोलते हैं कि वो इतने वो एंथुसियास्टिक नहीं है और उनको ये पसंद भी नहीं है कि कंटिन्यूअसली वो रीबैलेंसिंग करते रहते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि स्टॉक प्राइसेस या तो गोल्ड प्राइसेस नेक्स्ट ईयर में कैसे मूव करेगी। तो ये इसी की वजह से वो इनके इतने बड़े फ़ैन नहीं है। नंबर 49 अगर हम यहाँ पे देखें तो उन्होंने बोला है कि जो पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है वो बहुत ही क्रिएटिव है। मतलब वो हर तरह के प्रोडक्ट ले आएंगे, बैलेंस एडवांटेज फंड, डायनेमिक अलोकेशन फंड, फिर ऑल वेदर पोर्टफोलियो, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट के नाम देंगे जो बहुत सारे लोग तो समझ भी नहीं पाएंगे और फिर भी वो इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि उनके जो सेल्समैन रहते हैं वही उनको ऐसी ऐसी प्रोडक्ट चिपका के चले जाएंगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि उनको अच्छा खासा वहाँ पे परसेंटेज कमीशन जो है वो मिलता होगा। फिर नंबर 50 पे यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है कि बहुत सारे पैसा जो है, बहुत सारा रिटर्न जो है ना
वो लोगों ने कैसे कमाया है, जस्ट बाय सेलिंग म्यूचुअल फंड्स टू पीपल, बल्कि इन्वेस्टिंग से इतना पैसा जो है वो नहीं कमाया है। ये एक इनसाइट जो है वो जानने जैसी है। फिर नंबर 51 में यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि मेजोरिटी ऑफ दी जो एनालिस्ट वगैरह रहते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस रहता है नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, बट उनको एक्चुअली में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि भाई वो भी एक पार्ट ओनर है। अगर उन्होंने अगर एक शेयर भी अगर उस बिजनेस में अगर बाय किया है तो वहाँ पे वो उतने परसेंटेज के वो वहाँ पे पार्टनर है। और बिजनेसेस के अंदर साइकिल्स होती है, कभी तेजी है कभी मंदी है, तो उसके बारे में किसी को भी पड़ी नहीं है। फिर नंबर 52 के बारे में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर उनको अगर लेट्स से अगर प्रिडिक्शन कभी करना भी पड़ा तो वो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के बारे में या तो किसी कंपनी के बारे में कुछ प्रिडिक्शन कर भी सकते हैं, बट क्या नेक्स्ट 10 डेज में क्या होगा उस स्टॉक के साथ, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या होगा, वो बोला कि वो प्रिडिक्शन जो है वो मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। दूसरा उन्होंने ये भी बोला है कि जो इन्फ्लेशन है वो एक्चुअली में अगर वो लोअर साइड पे है, कंटिन्यूअस है, तो वो हमारी कंपनीज के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। लेट्स से अगर हम देखें कि जापान के अंदर जहाँ पे अभी तक इन्फ्लेशन था ही नहीं या तो बहुत ही कम था, तो ऐसे सिचुएशंस में स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो भी अच्छा है कुछ हद तक। फिर नंबर 53 पे वो बोलते हैं कि आपको लेट्स से अगर ऐसा कुछ एसेट बाय कर रहा है कि जो वैल्यू में अप्रिशिएट करता रहता है, तो ऐसे केसेस में इन्फ्लेशन जो है वो अच्छा है। और वहाँ पे लेट्स से अगर आप लोन या तो लेवरेज लेते हो और उसको ऐसे एडजस्ट करते हो, उसके बीच का जो स्प्रेड है वो भी आपको बेनिफिट करे, तो वो आपके लिए अच्छा है। फिर नेक्स्ट है नंबर 54। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कैश जो है वो ट्रैश नहीं है, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। कैश जो है वो ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जब 2008 में या तो 2020 में जो क्राइसिस वगैरह आए थे, तो ऐसे टाइम पे अगर आपके पास अच्छा खासा कैश अगर आपके पास पड़ा है तो आप उसको उस टाइम पे ऐसे डिप्लॉय कर सकते हो कि जहाँ पे आपकी अच्छी कंपनीज, फेवरेट कंपनीज जो है वो आपको अच्छे दाम पे मिलेगी और आपका जो रिटर्न का जो रेशियो है वो भी अच्छा खासा होगा आपके लिए। फिर उन्होंने बोला है कि जनरली मतलब ये 55 नंबर का जो गुरु मंत्र अभी हम सीख रहे हैं उसमें उन्होंने ऐसा बोला है कि पीपल क्लिंग टू कैश यूजुअली एट द रॉन्ग टाइम। मतलब जब बुल मार्केट चल रहा है ना तो लोगों को लगता है कि नहीं अभी तो जितना पैसा है, जितना एफडी है, सोना है, सब बेच बाज के बस स्टॉक्स में ही लगाना है, क्योंकि ये तो आज नहीं तो कल ये ऊपर जाने ही वाला है और ये तो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो लगा दो पैसा। तो बुल मार्केट में जबकि मार्केट जब बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया है, यूफोरिक जोन में चला गया है, उस टाइम पे आपको एक्चुअली में कैश जो है वो होल्ड करना है, आपको सेव करना है कैश को। उस टाइम पे आपको अच्छी कंपनीज अगर बहुत ही ज़्यादा ही अगर लेट से वैल्यूएशन उसका हो गया है तो वहाँ पे आपको एग्जिट भी कर लेना है और उसको कैश में जो है उसको आपको रखना है। और जबकि बेयर मार्केट आता है तो क्या है, हम उल्टा करते हैं, अरे इतना पेसिमिज्म है, हमारी एसआईपी जो है उसको पॉज कर दो, स्टॉप कर दो, अरे जितना भी है निकाल लो अभी वरना ये भी नहीं बचेगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग आपको बताएंगे। और ऐसे टाइम पे जनरली कि जब आपको कैश जो है उसको डिप्लॉय कर देना है, कि जब लोग है ना वो उल्टा करते होंगे, तो ये इसीलिए यहाँ पे वॉरेन बफेट जी हमें ये चीज़ हमें सिखाते हैं। फिर 56 नंबर पे उन्होंने क्या बोला है कि जैसे इंडिविजुअल के केस में हमें कैश जो है वो अच्छा है, मतलब उस टाइम पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं जब ऐसी इवेंट आती है। तो सेम चीज़ अप्लाइज टू कंपनीज ऑल्सो, कि जहाँ पे लेट्स से अगर कोई कंपनी के पास अगर कैश है तो अगर वो कंपनी जिस इंडस्ट्री में भी काम कर रही है, अगर वो इंडस्ट्री अगर डाउन टर्म में भी अगर जाती है तो वहाँ पे अगर किसी कंपनी के पास अगर अच्छा खासा कैश का रिजर्व है तो उस टाइम पे वो कुछ एक्सपांशन कर सकती है, ताकि जब फ्यूचर में उसकी डिमांड आए तो बाकी के कंपेटिटर्स के कंपेरिजन में वो अच्छा खासा परफॉर्म कर सके। बट अगर उसके पास कैश होगा ही नहीं तो वहाँ पे वो इंटरेस्ट पेमेंट पे भी डिफॉल्ट कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंपनी के साथ गलत हो सकती है, एम्प्लॉयज़ को पैसे मतलब एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी ना दे पाए, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है डाउन टर्न में। तो ऐसे टाइम पे यहाँ पे वो बोलते हैं कि कंपनीज के पास भी कैश जो है वो होना चाहिए। फिर 57 नंबर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वॉरेन बफेट जो है वो हमेशा ही बर्कशायर हाथवे मतलब जो कंपनी उनकी है उसके लिए वो हमेशा ही कुछ पोर्शन जो है वो कैश रखते ही रखते हैं। फिर 58 नंबर का अगर हम यहाँ पे उनका जो गुरु मंत्र है अगर वो हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जब भी आप इन्वेस्टिंग करोगे तो वहाँ पे मिस्टेक्स होगी, वो इनएविटेबल है। एक चीज़ हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है। और वॉरेन बफेट हो या चार्ली मंगर हो या मैं हो या आप हो, कोई भी बंदा हो, इन्वेस्टिंग में आपको 100% रेशियो कभी भी नहीं मिलेगा। आपको कभी ना कभी मिस्टेक जो है वो आपको
बाइट करेगी। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और इसी के ही तो मज़ा है इस गेम में। फिर नंबर 59 बहुत ही सिंपल चीज़ है बट बहुत ही डिफ़िकल्ट है इम्प्लीमेंट करना, कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आईड रादर लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक, मतलब कि दूसरों ने क्या गलतियाँ करी है तो मैं उसमें से भी सीख सकूँ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब आप सारी गलतियाँ जो है जितनी भी इन्वेस्टिंग में अभी तक हुई है वो आप खुद नहीं कर सकते, क्योंकि अदरवाइज आप वाइप आउट हो जाओगे। तो इसीलिए हमें देखना है कि बाकी के लोगों ने पास्ट में उन्होंने क्या क्या गलतियाँ करी थी, उसको आपको रीड करना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो वो गलतियाँ जो है वो आपको अपने पर्सनल इन्वेस्टिंग में नहीं करनी है। 60 नंबर का अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको स्टॉक्स कब बाय करने हैं, जब वो चीप हो तभी आपको स्टॉक्स जो है वो बाय करना है। ऐसा यहाँ पे रूल नंबर 60 में यहाँ पे उन्होंने बोला है। फिर नंबर 61 में यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि वॉरेन बफेट जो है उन्होंने खुद ने भी मिस्टेक करी है। और वो मिस्टेक क्या थी, उन्होंने 1993 में एक कंपनी डेक्स्टर शू करके एक कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया था। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि डायरेक्टली उनको पैसे देने की बजाय उन्होंने क्या किया कि उन्होंने $433 मिलियन का उन्होंने बर्कशायर का जो स्टॉक था वो उन्होंने वहाँ पे दे दिया। और बाद में क्या हुआ, अभी भी मतलब वो जो बिजनेस है वो चल रहा है पर उसका जो स्केल है वो बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि उस टाइम पे चाइनीज़ जितने भी फुटवेयर के जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो लोगों ने मार्केट में एंट्री ले लिया था और उस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे डेक्स्टर शू जो है वो कम्पीट नहीं कर पाया। और यहाँ पे जो उनका जो इन्वेस्टमेंट था 433 मिलियन का जो उन्होंने बर्कशायर का स्टॉक दिया था, मतलब उसका जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट वो लॉस में कन्वर्ट हो गया था। तो उन्होंने बोला कि ये एक मेरे से बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक हो गई कि जहाँ पे मैंने 1.6% ऑफ बर्कशायर का जो स्टॉक था वो मैंने दे दिया ऐसे बिजनेस में कि जो अच्छा नहीं था। फिर नंबर 62 पे उन्होंने क्या बोला है कि आपको जो अच्छे बिजनेसेस नहीं हैं उसको जनरली आपको अवॉइड करना है ऑल टुगेदर, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। चाहे फिर वो किसी भी वैल्यूएशन पे मिल क्यों ना रहे हो, बट आपको अगर वो बिज़नेस अच्छा नहीं है, यूनिट इकोनॉमिक्स उसका अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे आपको जनरली उसको अवॉइड करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। फिर नंबर 63 पे वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको ऐसी चीज़ें फिक्स नहीं करनी है जो अनफिक्सेबल है। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन सेक्टर्स ऐसे हैं, सर्टेन कंपनीज ऐसी है कि जो ऐसी इंडस्ट्री में काम करती है कि जहाँ पे वो चाहे कितना भी अच्छा मैनेजमेंट क्यों ना हो बट उसको अब वो फिक्स नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको ट्राई नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। फिर नंबर 64 पे उन्होंने क्या बोला है कि आपको हमेशा ही कंपनीज में ही हमेशा आपको इन्वेस्ट करना है कि जो अपनी वैल्यू जो है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ाती रहती है। तो ऐसी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है कि जो कंटिन्यूअसली अपने जो प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव करती रहती है, या तो वो कुछ नए प्रोडक्ट सेगमेंट में जो रिलेटिव है ऐसे सेगमेंट के अंदर वो जाने का ट्राई करता है, ताकि जो कंपनी है उसके शेयर होल्डर है वो भी बेनिफिट यहाँ पे हो सके और कंटिन्यूअसली प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सके नए नए एरियाज से। फिर 65 नंबर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि जब भी हम फोरकास्टिंग करते हैं, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग जब हम करते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्शन है ना वो बहुत ही कंजर्वेटिव होना चाहिए। मतलब आपको अगर लेट से कोई स्मॉल कैप कंपनी है, लेट से सनराइज सेक्टर में भी है वो कंपनी, बट ऐसे सेक्टर में भी अगर आप ऐसा बहुत ही लेट से अगर अग्रेसिव टाइप ऑफ प्रोजेक्शन ले लोगे कि ये कंपनी जो मुझे लगता है ना कि ये 40% तक ग्रो कर सकती है एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर, अरे ऐसे अगर हम प्रोजेक्शन करेंगे और उसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब ये जो DCF वगैरह हम कैलकुलेट करते हैं उसको, तो ऐसे केसेस में हम प्राइसेस जो है वो सही से पे नहीं कर पाएंगे और हमारा पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगा। और कोई भी कंपनी, चाहे कैसी भी कंपनी हो, कंटिन्यूअसली फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स या तो 10 ईयर्स 40% से अपना रेवेन्यू जो है वो ग्रो करना, मतलब वो बहुत ही मासिव वर्क है। तो बहुत ही स्लाइटेस्ट चांस है कि ऐसा पॉसिबल होगा। तो हमें हमारा जो प्रोजेक्शन है वो कंजर्वेटिवली ही हमें लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पे उनका कहना है। फिर नंबर 66 पे उन्होंने बोला है कि बुक वैल्यू जो है वो सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है, वो फ्यूचर अर्निंग्स, फ्यूचर कैश फ्लो जो है उसको भी वो कंसिडर करते हैं जब वो इन्वेस्ट करते हैं तब। फिर अगर हम रियल एस्टेट के ऊपर अगर वो क्या क्या उनके थॉट्स है अगर वो हम डिस्कस करें, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो रिट्स उन्होंने तभी बाय किया था, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसको हम बोलते हैं, 2-3 हमारे यहाँ इंडिया में भी लिस्टेड है अभी, तो वो ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने उसमें इन्वेस्ट तभी किया था
जब वो 2008 में क्राइसिस आया था उस टाइम पे, जो पूरा एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड ही था उस टाइम पे, और ऐसे टाइम पे जो प्रॉपर्टी के प्राइस भी कलेप्स हो गए थे अक्रॉस द ग्लोब, तो उसी टाइम पे उन्होंने रीट्स में इन्वेस्ट किया था। बट अदरवाइज वो फिजिकल रियल एस्टेट में वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे उतना पैनिक सेलिंग जैसे अपने स्टॉक मार्केट में होता है वैसे वहाँ पे नहीं होता है, और उसी की वजह से उनको अच्छी प्राइजेस नहीं मिलते हैं। तो इसलिए वो रियल एस्टेट वगैरह में इतना इन्वेस्टमेंट करना वो पसंद नहीं करते हैं। और दूसरा उनका अगर 68 नंबर का अगर हम यहाँ पे उनका जो इंसाइट है अगर वो हम देखें, यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ डिस्कस किया है कि रियल एस्टेट जो है ना वो थोड़ा लीगली ट्रिकी बिजनेस है, और इसीलिए वो थोड़ा दूर रहना ही यहाँ से पसंद करते हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ ये भी बताया है, मतलब ये बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में है कि लेट से अगर आपने किसी बैंक से अगर 1 करोड़ का लोन लिया है तो वो आपका प्रॉब्लम है, वो 1 करोड़ आपको कैसे पे करना है वो सब आपको देखना है, वो बैंक का प्रॉब्लम नहीं है। बट लेट से अगर आपने बैंक से 1,000 या तो 10,000 करोड़ आपने लिए हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो वहाँ पे वो जो प्रॉब्लम है वो अभी बैंक का प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो वहाँ पे 10,000 करोड़ का उनको लॉस लेना पड़ेगा। इसीलिए ये चीज़ भी हमें याद रखनी है जब भी हम बैंक्स को एनालाइज करते हैं, तो ये एक इंसाइट जो है वो हमें दिमाग में आ सकती है। फिर नंबर 70 पे उन्होंने क्या बोला है कि जनरली बैंक का जो बिजनेस है वो स्प्रेड पे काम करता है। मतलब वो लेट्स से जब आप सेविंग अकाउंट में जब आप पैसा रखते हो तो वहाँ पे 3% जितना आपको एनुअल जो है वो इंटरेस्ट वहाँ पे आपको मिलता है। वही पैसा बैंक जो है वो किसी और को लैंड करता है कि जहाँ पे वो लेट्स से 7-8%, 10%, 12% जितना वो चार्ज करता है। तो उसके बीच में मतलब लेट्स से 3% और जो 10% लेट से अगर वो चार्ज करता है तो 10 - 3 मतलब 7% जितना वो जो स्प्रेड वो कमाते हैं, उसी के ऊपर बैंक्स का जो बिज़नेस है वो चलता है। और ये बैंक का जो बिज़नेस है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी है, और वो ट्रबल में भी बहुत ही जल्दी आ जाते हैं। तो ये एक चीज़ भी हमें याद रखनी है जब भी हम लेट्स से बैंक्स हो या तो NBFC में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। फिर उन्होंने ये एक चीज़ हमें ये भी बताया कि हमें कभी भी हमारे जो एसेट है, मतलब लेट से हम शॉर्ट टर्म एसेट है और लॉन्ग टर्म एसेट है, तो हमें कभी भी लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल है वो नहीं डालना है। अभी ये अगर हम देखें तो जो सिलिकॉन वैली बैंक का जो पूरा केस हुआ था, वो भी आप जान के हैरान हो जाओगे कि उस टाइम पे भी उन्होंने, उनके जो एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने यही सेम चीज़ जो है, सेम मिस्टेक जो है वो उन्होंने वहाँ पर करी थी, और उसी की वजह से बैंक जो था वो ट्रबल में आ गया था। फिर अगर हम देखें नंबर 72 पे, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स जो है वो पूरी दुनिया में हमेशा सेम ही रहेंगे। मतलब ह्यूमन बिहेवियर जो है वो चाहे इंडिया में हो या चाहे जापान में हो या चाइना हो या US हो या UK हो, कहीं पे भी हो, जो ह्यूमन बिहेवियर है फियर एंड ग्रीड वाला जो हमारा इमोशन है वो हर जगह पे ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो इसीलिए ये एक चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। फिर 73 नंबर पे जहाँ पे उन्होंने जापान में अंदर कुछ 5 कंपनीज के अंदर वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, वो कैसे किया है, आई थिंक ये चीज़ जो है वो मोनिश पबराई जो इन्वेस्टर है वो भी बहुत बार अपने वीडियोस में ये चीज़ बता चुके हैं कि जहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि जापान कंट्री में ही उन्होंने कुछ पैसा जो है जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट पे लिया है, और वो भी कितना इंटरेस्ट रेट है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि समवेयर अराउंड उन्होंने 0.6% जितना इंटरेस्ट रेट वहाँ से उन्होंने पैसा उठाया। और उन्होंने ऐसी कंपनीज जो 5 यहाँ पे कंपनीज का नाम यहाँ पे दिया है, उस कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया कि जहाँ पे जो एवरेज डिविडेंड है वो 2% का है। मतलब कि लेट्स से अगर वो मतलब फिर भी मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर डिविडेंड और इंटरेस्ट पेमेंट भी अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो 2 - 0.6 अगर भी हम करते हैं तो 1.4% का डायरेक्ट रिटर्न जो है वो वॉरेन बफेट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पैसा लिया, वहाँ पे इन्वेस्ट किया, और जो डिविडेंड आया उसको ही वहाँ पे रीपेमेंट भी कर रहे हैं इंटरेस्ट को, तो वहाँ से भी उन्होंने पैसा कमा लिया है। तो यहाँ पे भी एक चीज़ हमें देखने को मिलती है। फिर नंबर 74 पे वॉरेन बफेट जी का क्या कहना है कि वो ऐसा बोलते हैं कि एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती जानी चाहिए। अगर कैपिटलिज्म में अगर किसी कंपनी को अगर सर्वाइव करना है तो एफिशिएंसी जो है वो कंटिन्यूअस एक ऑन गोइंग प्रोसेस जो है वो होनी चाहिए। अदरवाइज जैसे चार्ल्स डार्विन ने भी कहा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब अगर एफिशिएंट नहीं होगे तो कोई आपसे भी ज़्यादा एफिशिएंट प्लेयर जो है वो आएगा, आपका मार्केट शेयर ले जाएगा और आपकी कंपनी जो है वो प्रॉब्लम में आ सकती है। फिर नंबर 75 पे यहाँ पे उनका क्या कहना है कि जैसे
अभी ये चीज़ जो है ना वो 75, 76 और 77 ये जो तीन यहाँ पे उन्होंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो सेम है कि भाई चाइना जो है वो एक इमर्जिंग कंट्री, और चाइना की भी जो जीडीपी है वो भी अभी धीरे धीरे यूएस के कंपैरिजन में आ रही है। चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा माल जो है वो एक्सपोर्ट भी करता है, खुद भी इंटरनली कंज्यूम भी इतनी सारी चीज़ें करता है। तो चाइना जो है वो ग्लोबल लेवल पे एक अच्छे खासे लेवल पे अभी पहुंच गया है कि जहाँ पे वो यूएस के साथ डायरेक्टली कम्पीट कर रहा है। और यहाँ पे उन्होंने ऐसा भी बोला है कि अगर लेट्स से यूएस और चाइना के बीच में अगर कुछ भी, अगर लेट्स से इकोनॉमिक वॉर या तो इवन फिजिकल वॉर भी अगर लेट्स से अगर होता है तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा मानना है। और जैसे मतलब ये बुक के अंदर ये जो 3 पॉइंट के ऊपर जैसे लिखा है, तो वॉरेन बफेट और चार्ली मगर दोनों वो चाइना के ऊपर एक अच्छा खासा बुलिशनेस जो है वो दिखा रहा है। और चार्ली मगर तो आई थिंक BYD जो कार की जो कंपनी है उसमें भी पर्सनली अच्छा खासा वहाँ पे इन्वेस्टेड है। अभी अगर हम देखें कि वॉरेन बफेट का क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड, मतलब ये जो डिफरेंट एसेट क्लास है उनके ऊपर उनका क्या व्यू है, तो यहाँ पे जैसे 78 नंबर का उनका अगर इंसाइट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि क्रिप्टो करेंसी है उसका कोई भी तरह का इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही थियरी है कि आज अगर मैं लेट से अगर $1 पे अगर मैं लेता हूँ तो कल उठ के मुझे कोई ऐसा बायर चाहिए कि जो उसको 1.5 या तो $2 पे चाहिए, तभी उसका कुछ वैल्यू है। अदरवाइज यहाँ पे वो जो है उनका जो कंपेरिजन है वो है यूएस डॉलर के साथ, कि यूएस डॉलर जो है वो हर रोज़ ही मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो उसको यूज़ करते हैं डेली परचेसेस के लिए, ट्रांजेक्शन्स के लिए। जबकि बिटकॉइन जो है वो बहुत ही लेट्स से जैसे हम बोल सकते हैं ना कि ऑब्सक्यूर काइंड ऑफ एसेट क्लास है, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। फिर अगर वो गोल्ड के ऊपर हम डिस्कस करें कि उनके थॉट्स क्या है, तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा लिखा है कि गोल्ड जो है ना वो एक नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट है। मतलब यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंपैरिजन किया है। लेट्स से अगर स्टॉक्स है तो स्टॉक बीज है, आज नहीं तो कल वो आपको कुछ रिटर्न देगा या तो वो आपको एटलीस्ट कुछ डिविडेंड देगा। और लेट्स से अगर आपके पास रियल एस्टेट है, कोई प्रॉपर्टी है, तो वहाँ से आपको रेंट आ सकता है। बट गोल्ड ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आपको किसी भी तरह का इनकम जो है वो नहीं आएगा। फिर उन्होंने बोला है नंबर 80 के ऊपर कि आपको कैसी कैसी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला तो उन्होंने ऐसा बोला है कि आपको लेवरेज वाली, डेट वाली कंपनी जो है उससे दूर रहना है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इट कट्स बोथ वेज। मतलब अगर लेट से डेट अगर ज़्यादा ले लिया है अच्छे टाइम में तो वो आपको अच्छा रिटर्न जो है वो जनरेट करके दे सकती है। बट लेट से अगर आपने गलत टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा डेट ले लिया, आपके पास इनफ कैश भी नहीं है, तो उस टाइम पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सफ़र कर सकता है। फिर नंबर 81 में अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जब भी हम लेवरेज के बारे में बात करते हैं तो अगर वो बहुत ज़्यादा ही लेवरेज अगर आपने ले लिया है तो ऐसे टाइम में अगर आपके पास हाई आईक्यू भी है तब भी वो आपको सेव नहीं कर पाएगा। ये एक चीज़, मतलब ये उन्होंने बोला है LTCM, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट करके एक हेज फंड था, उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पे उन्होंने बताया है कि वो LTCM जो था उसके पास बहुत ही अच्छे एम्प्लॉयज़ थे कि जो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए थे, बट फिर भी वो LTCM डूब गए। और उसके पीछे का रीज़न क्या था, बट वो हमने ऑलरेडी एक जो अभी हमने प्रीवियस बुक जो अभी हमने डिस्कस की थी, द मैन वो सॉल्व द मार्केट, उसमें हमने ब्रीफली उसके बारे में डिस्कस किया है, तो आप जाके वो वीडियो भी आप देख सकते हो। मतलब अगर IQ ज़्यादा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छा चलेगा विथ लेवरेज। फिर 82 नंबर पे उन्होंने बोला है कि जब भी आप मार्केट में आते हो तो वहाँ पे किसी भी तरह का 100% श्योरिटी नहीं होता है। और इसी की वजह से मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि अरे यार ये स्टॉक जो है ना ये तो 100% ऊपर जाने वाला है, लाओ मैं इसको MTF कर देता हूँ। नहीं, आपको लेवरेज नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी तरह का श्योरिटी नहीं मिलता है। फिर 83 के बारे में अभी अगर हम जाए तो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताया है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, मतलब कि हमें हमारी सेल्फ है उसमें ही पहले तो हमें इन्वेस्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखनी है, और यही जो है वो आपको अच्छा डिविडेंड जो है वो पे करेगा। फिर है 84 नंबर पे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वॉरेन बफेट जी को पहले से ही ऐसा लगता था कि भाई मुझे से ना अपने से ही काम करना है, मतलब मेरा कोई बॉस नहीं होना चाहिए, मैं खुद ही बिजनेस करूंगा। और ऐसा यहाँ पे उन्होंने बोला है, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही, मतलब वो जब छोटे थे तब से ही वो ऐसे काम करते थे, और धीरे धीरे मतलब उन्होंने कैपिटल इकट्ठा किया, स्टॉक्स लिए और आगे बढ़े अपनी लाइफ में।
फिर 85 में उन्होंने बोला है कि एक स्किल ऐसी है कि जो आपको आनी ही चाहिए, और अगर लेट्स से अगर आप इसको इम्प्रूव भी करते हो तो वहाँ से 50% 60% जितने चांसेस हैं कि आप अपनी जो पर्सनल जो कैपेसिटी है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। और वो स्किल है कि लर्न टू कम्युनिकेट, मतलब आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, बी इट इन राइटिंग और इन स्पीकिंग, ये दोनों चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन जो है वो आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर 86 नंबर का अगर हम यहाँ पे इंसाइट अगर देखते हैं तो वो हमें ये ऐसा बताते हैं कि आपने अभी तक जो भी कमाया है मार्केट से हो या अपनी पर्सनल कैपेसिटी से, जितना भी आपने कमाया है, लेट्स से अगर आपने अच्छी खासी वेल्थ जनरेट की है तो आपको कुछ पोर्शन जो है उसमें से आपको जो सोसाइटी है उसको वापस देना चाहिए, डोनेट करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। फिर 87 में उन्होंने बोला है कि आपके पास आसपास जो सर्कल है, आपका फ्रेंड हो या तो आपका फैमिली मेम्बर हो, वो सारे ही अच्छे होना चाहिए। मतलब आपके जैसे फ्रेंड्स होंगे वैसे ही आपके भी कुछ क्वालिटीज़ जो है वो भी आपकी वैसे ही होगी। तो इसी की वजह से वो बोलते हैं कि आपका आसपास का जो सर्कल है वो हमेशा ही अच्छा होना चाहिए। फिर 88 नंबर का अगर इंसाइट है हम यहाँ पे अगर देखें तो वो है कि हमें ऑलवेज जब भी हम किसी कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो अगर लेट्स से अगर कोई कॉन्ट्रारी आइडियाज़ अगर हम वहाँ पे मिलते हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ के साथ अगर वो मैच नहीं करते हैं, तब भी हम उसको हैंडल कर पाने चाहिए पॉजिटिवली, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। फिर 89 पे उन्होंने बोला है कि बी काइंड, मतलब दूसरों के साथ अपने साथ आपको काइंड रहना है। फिर नंबर 90 पे अगर हम देखें तो उन्होंने बोला है कि आपको अपना जो स्पाउस है, अपना आपका जो लाइफ का जो पार्टनर है वो आपसे इंटेलिजेंट होना चाहिए, ताकि वो अगर लेट्स से आपके लाइफ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो वहाँ पे वो इमोशनल लेस होके भी आपके साथ वो उसको सॉल्व करने में आपकी मदद कर सके। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि आपकी जो स्पाउस है वो आपसे इंटेलिजेंट होनी चाहिए। फिर नंबर 91 में उन्होंने बोला है कि अगर बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं और आप बहुत सारे लोग से प्यार करते हो, इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुल हो। 92 नंबर का अगर हम इंसाइट यहाँ पे देखें तो उन्होंने बोला है कि जो रिच लोग होते हैं वो टाइम में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि पुअर जो होते हैं वो पैसे में इन्वेस्ट करते हैं। अभी इसका मतलब जो है वो ये है कि रिच जो होते हैं ना उनको टाइम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा उनका फोकस रहता है, उनके पास बहुत सारा पैसा है ऑलरेडी, बट उनके पास क्या नहीं है, उनके पास टाइम जो है वो नहीं है। ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। 93 में उन्होंने क्या बोला है कि हमें जेलसी या तो एनवी, इससे इमोशंस से दूर रहना है व्हेन इट कम्स टू अवर स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो या किसी भी तरह का हमारा जो वेल्थ है उसके, मतलब हमें दूसरों के बेस पे हमें हमारे इन्वेस्टिंग के डिसीजंस जो है या तो फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो नहीं लेने हैं। 94 नंबर पे उन्होंने बोला है कि हम जो हमारी जो वेल्थ है वो हमारे बच्चों के लिए जब हम छोड़ के जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें बहुत ही केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर उनके पास बहुत ही सारा पैसा आ गया विदाउट एनी स्ट्रगल तो वो लोग उनकी जो वैल्यू है वो कभी समझ ही नहीं पाएगा। तो ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। फिर है नंबर 95 कि जहाँ पे हमें ऐसी सिस्टम डेवलप करनी है, हमें ऐसा काम करना है कि जहाँ पे हम हमारा जो कंट्रोल है ओवर द टाइम, हमारा जो समय है उसके ऊपर हमें अगर कंट्रोल लाना है तो हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि जिससे हम मतलब हमारे जो टाइम है उसके ऊपर कंट्रोल ला सके, हम जब चाहे जहाँ चाहे हम घूम सके। अगर हम कुछ काम कर सकते हैं तब जाके हम बोल सकते हैं कि हमने कुछ अच्छा खासा जो काम किया है अपनी लाइफ में वो सक्सेसफुल हुआ है। फिर नंबर 96 में उन्होंने बोला है कि आपको अपनी ओबिचुअरी जो है वो हमें खुद को ही पहले लिख देनी है कि हम कैसा मानते हैं कि हमारी ओबिचुअरी जो है वो कैसी होनी चाहिए, और फिर हमें ऐसे ही जीना है, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। फिर नंबर 97 पे अगर हम देखें तो उन्होंने बोला है कि स्पेकुलेशन जो है वो बहुत ही डेंजरस है और बहुत ही ईजी हमें लगता है। स्पेकुलेशन मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एफ एंड हो गया या तो ट्रेडिंग हो गया, तो वो सारा हम स्पेकुलेशन के अंदर मान सकते हैं। फिर नंबर 98 का जो इंसाइट है जहाँ पे वो ऐसा बोलते हैं कि जनरली आपको जहाँ पे भी हाई बॉन्ड यील्ड्स मिलते हो तो वहाँ से आपको दूर रहना चाहिए या तो बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डिफ़ॉल्ट का जो रिस्क है वो भी बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर नंबर 99 में ऐसा बोला है कि आप चाहो उतने मैथमेटिकल मॉडल जो है वो बना लो ऑप्शंस बाइंग के लिए या तो सेलिंग के लिए, बट उसका इन्वेस्टिंग के रिलेटेड इतना कोई उसका मतलब नहीं बनता है। तो ये एक चीज़ भी हमें ध्यान में रखने जैसी है।
फिर नंबर 100 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे उनका मानना है कि एफ एंड ओ जो है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है, हेजिंग है, डेरिवेटिव है, उससे हमें दूर रहना है। और यहाँ पे तो उन्होंने ऐसा तक बोला है कि ये एफ एंड ओ वाला जो गेम है वो फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। फिर नंबर 101 पे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वी माइट डाई बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो ऐसा यहाँ पे उनका मानना है कि मतलब दुनिया में ऐसे बहुत सारे नेशंस हैं कि जहाँ पे न्यूक्लियर कैपेसिटी उनके पास है। तो ऐसे केसेस में ऐसे चांसेस हैं कि जहाँ पे हम मतलब एज ए ह्यूमन रेस हम वाइप आउट हो सकते हैं। फिर 102 नंबर पे यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है कि जनरली उनको पता नहीं है कि विनर्स कैसे चूज़ करें, कि जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कंपनी हो उसमें से विनर्स को कैसे चूज़ करें। उनके पास वो ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई भी तरह की स्किल नहीं है। और इसीलिए जनरली वो टेक्नोलॉजी कंपनीज जब वो बूम आया था 2000 के अराउंड, कि जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो है वो पब्लिकली ट्रेड हो रही थी, लिस्ट भी हुई थी, तो ऐसे टाइम पे उनको नहीं पता था कि तो अच्छा खासा रिटर्न अपने लिए जनरेट करेगी वो कौन सी होगी, उनको नहीं पता था। तो इसलिए उन्होंने कभी भी अमेजोन, गूगल ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया था। उन्होंने एप्पल में इन्वेस्ट कब किया, वो भी बहुत साल मतलब 17-18 साल, मतलब समवेयर अराउंड, जैसे यहाँ पे आई गेस उन्होंने बाई किया था 2015 के आसपास जब उन्होंने बाई किया था एप्पल का स्टॉक, तो बहुत टाइम के बाद उन्होंने किसी टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। फिर उन्होंने ऐसा भी बोला, अगर हम 103 के बारे में अगर यहाँ पे बात करें तो उन्होंने बोला कि भाई एप्पल ही क्यों आपने बाई किया। तो यहाँ पे उनका मानना है कि उनकी जो ब्रांड लॉयल्टी है वो बहुत ही ज़्यादा है, कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है वो भी बहुत ही एक अच्छे लेवल की है। ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ही उन्होंने एप्पल का जो स्टॉक है वो उन्होंने बाई किया था। फिर नंबर 104 पे अगर हम देखें तो उन्होंने ऐसा मतलब उन्होंने खुद ने भी ये चीज़ जो है वो एक्सेप्ट करी है कि वो उनका जो डिसीजन था गूगल का वो उन्होंने गलत ले लिया। क्योंकि ऐसा हुआ था कि गूगल के जो फाउंडर थे लेरी और सरजी, तो ये दोनों ने जब गूगल को जब वो पब्लिकली लिस्ट करना चाहते थे तो पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए वॉरेन बफेट को इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ पे अप्रोच किया था। बट वहाँ पे उनको मतलब वहाँ पे लगा कि कंपटीशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा आ सकता है, तो इसलिए उन्होंने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया था। तो ये वो एडमिट करते हैं कि गूगल में जो हमारा डिसीजन था वो गलत गया। फिर 105 नंबर का उनका जो इंसाइट है वहाँ पे वो ऐसा बोलते हैं कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना पसंद है। और वो खुद की उनकी जो बर्कशायर हाथवे एनर्जी करके एक उनकी सब्सिडरी है कि जो ये सारी चीज़ों में इन्वेस्ट भी करती है और उनका खुद का भी मतलब जो विंड टर्बाइंस है वहाँ से भी वो एनर्जी जो है वो जनरेट करते हैं। फिर 106 के ऊपर जहाँ पे उन्होंने एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी वहाँ पे उन्होंने कमेंट किया है। तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बहुत ही सटीक बताया है कि एआई चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए बट उसका जो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही कम रहेगा। मतलब फियर फिर भी रहेगा, ग्रीड फिर भी रहेंगे, बाकी के जो इमोशंस है वो भी वहाँ पे रहने वाले हैं, उसके ऊपर उनका कोई चेंज जो है वो नहीं आ पाएगा। फिर उन्होंने बोला है कि अगर बर्कशायर हाथवे के बारे में यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो उसको ही यहाँ पे उन्होंने बताया कि बर्कशायर हाथवे जो है वो कैसे उन्होंने बिल्ड किया और इंश्योरेंस कंपनी जो है उन्होंने कैसे बिल्ड किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया गया है। फिर 108 में यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि बर्कशायर हाथवे जो कंटिन्यूसली नई नई कंपनीज जो है वो बाय करता रहता है, तो वो कैसी कंपनीज वो बाय करते हैं। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला है कि वहाँ पे बहुत सारा मतलब वो लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म कर रही है, ऐसे कंपनीज में ही जनरली वो बाय करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने ये भी बोला है कि अभी मतलब आफ्टर सो मेनी टाइम्स अभी उनका जो फोकस है ना वो है कि जो भी ग्रेट मैनेजर्स अभी तक उनके साथ है उसको रिटेन कैसे किया जाए, यही अभी उनका मेन जॉब जो है वो अभी है। फिर 109 पे उन्होंने बोला है कि वो बाय करेंगे अपना जो बर्कशायर हाथवे का स्टॉक है वो तभी वो बाय करना पसंद करेंगे कि जब वो एक राइट प्राइस पे आ जाएगा। मतलब वो किसी भी वैल्यूएशन पे वो बाय नहीं करेंगे चाहे वो खुद की कंपनी का स्टॉक क्यों ना हो। फिर 110 नंबर पे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि उन्होंने बर्कशायर हाथवे का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि वो बहुत ही टैक्स एफिशिएंट है कि जहाँ पे लेट से एक सब्सिडरी में अगर वो पैसा अगर वो कैश फ्लो जनरेट कर रही है कंटिन्यूसली, तो अगर उसको दूसरी सब्सिडरी के अंदर उसको अगर वो पैसा एक्सेस कैपिटल जो है उसको लगाना है तब भी वो विदाउट एनी टैक्स कंसिक्वेंसेस वो कर सकते हैं। ऐसा पूरा जो बर्कशायर हाथवे का अभी स्ट्रक्चर जो है वो बना रखा है। फिर 111 नंबर का जो इंसाइट यहाँ पे उन्होंने बोला है वो ये है कि उन्होंने $34 बिलियन जो है
वो उन्होंने BNSF रेलवे करके कंपनी है, वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि बर्कशायर हाथवे के पास बहुत सारी कंपनीज है, और उसमें से जहाँ पे भी अच्छा खासा कैश फ्लो जनरेट होता है तो वहाँ पे वो कैश वहाँ से उठाते हैं और ऐसी कंपनीज को, ऐसी बिजनेसेस को वो एक्वायर करते हैं कि जहाँ पे अगेन न्यू लाइन ऑफ कैश फ्लो जो है वो जनरेट कर सके। फिर 112 पे अगर हम देखें तो अगेन वो सिमिलर आइडिया ही है कि जहाँ पे सीज कैंडी मतलब उन्होंने बाई किया था $25 मिलियन के आसपास, और अभी वो जनरेट करता है $2 बिलियन ऑफ प्री टैक्स इनकम कंपनी के लिए, बर्कशायर हाथवे के लिए। और यहाँ से ये जितना भी कैश फ्लो आता है वो दूसरे बिजनेसेस को वो फंड करते रहते हैं। फिर 113 नंबर का है कि जहाँ पे वो ऐसा बोलते हैं कि हमने कभी भी डिविडेंड नहीं दिया है, और एक ही बार डिविडेंड दिया है वो भी 1967 में, और वो भी था $0.1 का। और वो जब आई थिंक वो वॉशरूम गए थे तभी वो बोर्ड के मेंबर ने वहाँ पे डिसाइड कर लिया और वो डिविडेंड दे दिया, अदरवाइज वो डिविडेंड नहीं देते हैं। और यहाँ पे डिविडेंड नहीं देते मतलब बहुत सारे इंडियन प्रमोटर्स को भी ऐसा लगता है कि हमें डिविडेंड नहीं देना है, हम खुद इन्वेस्ट करेंगे। हाँ ठीक है, बट अगर लेट से आपके पास भी वॉरेन बफेट जितनी इन्वेस्टमेंट की स्किल है, आपका वॉरेन बफेट जितना ही आपके पास भी ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर ये सारी चीज़ें, कैपिटल एलोकेशन आपके पास बहुत ही सही है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, ऐसे टाइम पे आपको डिविडेंड नहीं देना है, अदरवाइज आपको डिविडेंड जो है वो देना ही चाहिए। फिर 114 नंबर पे यहाँ पे उन्होंने जो इंसाइट है वो क्या उन्होंने बताया है कि आप डिविडेंड दो या ना दो वो डिपेंड करता है कि आप जो भी वो पैसा रिटर्न कर रहे हो उसको आप कितना अच्छी तरह से आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, उसी के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो अगर लेट से अगर आप डिविडेंड नहीं दे रहे हो, आपने वो पैसे को रिटर्न कर लिया, बट आपने जहाँ पे भी वो इन्वेस्टमेंट किया वो कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ और कभी भी सक्सेसफुल हो भी नहीं रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको जो है डिविडेंड दे देना चाहिए। फिर 115 नंबर का यहाँ पे इंसाइट है कि आपको दो चीज़ें हमेशा ही करनी है, जो वॉरेन बफेट खुद भी करते हैं यहाँ पे, जैसे उन्होंने बोला है कि उनकी लाइफ में जो मेजर पार्ट है वो सिर्फ दो ही चीज़ है, एक है रीडिंग, दूसरा है थिंकिंग। फिर 116 के बारे में यहाँ पे वो मतलब एक क्वालिटी जिसको हम बोल सकते हैं ना कि इतना पैसे वाला आदमी, इतना सक्सेसफुल आदमी भी कैसे मॉडेस्टी दिखाता है, कैसे हम्बलनेस दिखाता है। तो उसने क्या लिखा है कि बर्कशायर विदाउट मी इज द सेम एस विथ मी, आई एम नॉट मच वैल्यू एडेड। देख सकते हो। फिर 117 नंबर का जो इंसाइट है वो ये है कि ग्रेग एबल करके जो एग्जीक्यूटिव जो उनके साथ काम करते हैं वो उनके सक्सेसर होंगे एज अ बर्कशायर हाथवे के। फिर यहाँ पे उन्होंने वही चीज़ अगेन वापस से बताया है कि बर्कशायर हाथवे के पास ऑलरेडी बहुत सारा कैश पाइल जो है वो अपना बाईबैक, अपना जो स्टॉक का जो बाईबैक है वो तभी करेंगे जो एक अच्छी वैल्यूएशन पे आएगा। 119 पे उन्होंने बोला है कि आपके जो कलीग्स है उसके आसपास आपका जो ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो होना ही चाहिए, मतलब ट्रस्ट जो है वो क्रिटिकल है। फिर 120 पे उन्होंने बोला है कि लेट से अगर आप किसी बंदे को अगर हम प्रेज करना चाहते हैं तो उसका खुद का पर्सनल नाम लेके उसको पॉइंट आउट करके हमें उसको प्रेज करना है, बट लेट से अगर हमें किसी को क्रिटिसाइज करना है तो हमें उसका पर्सनल नाम नहीं लेना है, हमें बाय कैटेगरी, मतलब बहुत सारे जो कैटेगरी रहती है बाय कैटेगरी हमें किसी को क्रिटिसाइज करना चाहिए ताकि किसी एक बंदे को बुरा ना लगे। फिर 121 नंबर का जो इंसाइट है वो ये है कि आपको हमेशा ही ऐसी चीज़ें करनी है कि जो आपको फ्यूचर में भी आपको हैप्पी रखे। आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जो फ्यूचर में आपको रिग्रेट दे, आपको कभी किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करना है कि बाद में आपको लेट से अगर आपको बाद में लगता है कि हमने कुछ गलत कर दिया, तो ये एक चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। फिर 122 नंबर का जो इंसाइट है वो हमें यहाँ पे वॉरेन बफेट जी का हमें ये दिखाता है कि आपको लोगों के साथ ध्यान में रखना है, मतलब ऐसे लोगों के साथ कि जो इंटीग्रिटी लैक करते हैं, मतलब जिसके पास इतनी इंटीग्रिटी नहीं है, ऐसे लोगों से जनरली आपको केयरफुल रहना होगा। फिर 123 नंबर का इंसाइट ये है कि आपको लोगों को मैनिपुलेट नहीं करना है, मतलब ऐसी बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है, बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं कि जो आपको सिखा भी सकते हैं कि आपको मैनिपुलेट कैसे करना है टू गेट व्हाट यू वांट, बट वो वॉरेन बफेट जी ऐसा यहाँ पे हमें ऐसा सिखाते कि आपको लोगों को मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। फिर 124 नंबर की इंसाइट यहाँ पे हमें ये सिखाते हैं कि आपको अपना जो काम है, आपका जो वर्क है वो आपको पसंद है कि नहीं, क्योंकि आपका जो मेजोरिटी टाइम है, लेट से अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो वहाँ पे 8 to 9 आवर्स जो है वो आप डेली के वहाँ पे दे रहे हो, तो आपको क्या वो काम जो है वो पसंद है कि नहीं।
तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। मतलब पैसे के ऊपर आपका इतना फोकस जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसे जो है वो अल्टीमेटली खर्च होने वाले हैं, आज नहीं तो कल। बट आपने जो टाइम वहाँ पे बिताया है आप काम करते करते, क्या वो आपको पसंद आता है कि नहीं, वो ज़्यादा मैटर करता है। फिर 125 नंबर का जो इंसाइट है वो यहाँ पे ऐसा बताता है कि आपको मेजोरिटी ऑफ द टाइम जितनी भी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती है तो वहाँ पे आपको नो बोलना आना चाहिए। फिर 126 पे यहाँ पे वो बोलते हैं कि बर्कशायर हाथवे को उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया है कि जो पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज है, मतलब उसकी जितनी भी सब्सिडरीज है, वहाँ पे जितने भी सीईओस है, उनको अगर लेट्स से अगर कोई काम करना है तो वहाँ पे उनको वॉरेन बफेट का या तो चार्ली मंगर जी का अप्रूवल वहाँ पे नहीं लगता है। वो उनको इतनी फ्रीडम वहाँ पे दे रखी है। हाँ, जो कैपिटल अलोकेशन का जो डिसीजन है वो सेंट्रल है, कि जहाँ पे वो वॉरेन बफेट जी के पास ही जाता है। फिर अमेरिका के ऊपर उन्होंने कुछ कमेंट्स की है फाइनली। तो यहाँ पे 127 नंबर का जो उनका फेमस कोट है वो उन्होंने बोला है कि नेवर बेट अगेंस्ट अमेरिका। फिर 128 पे उन्होंने बोला है कि अमेरिकन जो है ना वो सुपर क्रिएटिव है, और वो यहाँ पे वो चाहे किसी भी सिचुएशन आ जाए वो इंजीन्यूटी जो अमेरिकन्स में है वो चलती ही रहेगी, वो नए नए आइडियाज़ लाएंगे, नई नई जॉब्स आती रहेगी मार्केट में। फिर 129 पे उन्होंने बोला है कि वॉरेन बफेट जो है वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में ज़रा भी नहीं है। वो मानते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो होना ही चाहिए, बट विथ कॉन्शियसनेस। अभी विथ कॉन्शियसनेस मतलब कि जहाँ पे जब कैपिटलिज्म की हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो इस रेस में पीछे छूट जाते हैं। तो यहाँ पे वॉरेन बफेट जी का ऐसा मानना है कि हमें ऐसे लोगों की भी देखभाल करनी है, हमसे जितना भी होता है उतना हमें वहाँ पे उनको भी सपोर्ट करना है कि जो हमारे जितने लकी नहीं है। फिर 130 पे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो जब भी किसी लेट्स से पॉलिटिकल कैंडिडेट को अगर वो डोनेट करना चाहते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि उसकी वैल्यूज़ क्या है, उनकी वैल्यूज़ के बारे में वो कितना स्ट्रांगली फील करते हैं, और फाइनली उसके बेस पे ही वो उनके साथ वो अफिलिएट होते हैं। फिर 131 पे उन्होंने बोला है कि उन्होंने पास्ट में जो दोनों पार्टीज़ है वोट किया है, बट जनरली वो अपने आप को एक एज ए डेमोक्रेट वो कैटेगराइज करते हैं, और वो मानते हैं कि वो खुद जो है वो अल्टीमेटली कैपिटलिस्ट है। फिर 132 नंबर पे उन्होंने बोला है कि मतलब कि उन्होंने अमेरिका के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो प्रेस किया है, जैसे हमने ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस कर लिया। और ऐसे ही यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि अमेरिका एक ऐसी कंट्री है कि जो बहुत ही अच्छी है, कि जहाँ पे आपके बच्चे और आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो भी उनकी लाइफ अच्छी होगी, चाहे कोई भी बंदा आ जाए हमारी कंट्री को रन करने के लिए। फिर 133 में उन्होंने बोला है कि अभी तो अमेरिकन्स के लिए बहुत ही लंबा जीना है, बहुत ही आगे जाना है, लॉन्ग वे टू गो फॉर अमेरिकन्स। और फाइनली फिलैंथ्रोपी के ऊपर जो उन्होंने 2 कोट्स उन्होंने फाइनली दिए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि उनकी जो 90% से भी ज़्यादा जो उनकी वेल्थ है वो चैरिटी में जाएगी। और 135 मतलब जो फाइनल है वहाँ पे उन्होंने बोला है कि उनको डोनेट करना है टू दोज वू जो ऐसे लोग हैं, द पीपल दैट हैवंट बीन एज लकी एज वी हैव बीन। तो ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। तो ये हो गई सारी, मतलब ये जो जितनी भी बुक ये हमने कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है। तो अगर लेट्स से अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इसके बाद हम द ताओ ऑफ चार्ली मंगर, ये जो एक बुक है उसको भी हम ऐसे ही डिटेल में रिव्यू करेंगे, और हमारे फीडबैक भी दीजिएगा, क्योंकि हमने पहली बार ऐसा ट्राई किया है कि पूरी की पूरी बुक जो है वो एक ही वीडियो के अंदर हम आपके सामने रख रहे हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।